आप सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खैर मकदम। आज हम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी तकाबली हुकूमतें और सियासत के यूनिट 3 आमराना और जमहूरियती हुकूमतें अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम्स पर रोशनी डालने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले इजमाली खाके पे एक नजर डालते हैं। इसमें हमें आमराना और जमहूरियती हुकूमतों के मकासद, तारुफ, हुकूमत, सियासी निज़ाम, सियासी हुकूमतों की दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, जमहूरी हुकूमतों का इर्तिका कैसे इवॉल्व हो गई, कैसे इवोल्यूशन हो गया डेमोक्रेटिक रिजीम्स का, रियासतों में जमहूरी हुकूमतें, जमहूरी हुकूमतें और तरक्की पजीर रियासतें, आमराना हुकूमतों की नवीयत यानी नेचर ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, आमराना हुकूमतों की खुसूसियत, दूसरी जंग अजीम के बाद के दौर में आमराना हुकूमतें। अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। तो ये यूनिट असली जमहूरी और आमराना शक्लों का जायजा लेता है, यानी कि कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज एंड अथॉरिटेरियन फॉर्म्स। दो चीजें हैं, दो रिजीम्स, मतलब दो चीजों पे ये का जायजा लेता है। एक तो कंटेम्पररी डेमोक्रेसी यानी प्रेजेंटली डेमोक्रेसी कैसे वर्क कर रही है, और आमराना यानी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। तो इसका आपको जायजा लेना है। हुकूमत सियासी निजामों, हुकूमतों की एक वसी दर्जाबंदी करता है जो बीन जंग के दौर से अपनाया गया, यानी कि इंटरवार्ड पीरियड में क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट की गई। इस यूनिट से गुजरने के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि हुकूमत, सियासी निजाम और सियासी हुकूमत की इस्तिलाहात में फर्क करे। जमहूरी हुकूमतों के इर्तिका की वजाहत, जदीद जमहूरी हुकूमतों की नवीयत, शक्लों और खुसूसियत का तज्जिया करे, आमराना हुकूमतों की खुसूसियत की निशानदही करना और जंग के बाद की आमराना हुकूमतों की शक्लों का तज्जिया करना। इंट्रोडक्शन, तारुफ हम करने जा रहे हैं अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक रिजीम यानी आमराना और जमहूरियती हुकूमतें। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले यूनिट में पढ़ा कि दर्जाबंदी के साथ साथ मुख्तलिफ हुकूमतों की खुसूसियत और सियासी शक्लें यूनानी फलसफा अरस्तु से शुरू हुई। कि जो ये स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, वो किसने शुरू किया? वो ग्रीक यानी यूनान के फलसफादान एरिस्टोटल ने शुरू किया। उस वक्त के वजूद में आने वाली सियासी हुकूमतों को बयान करने की अपनी कोशिशों में इसने सबसे पहले जमहूरियत, उसके बाद ओलिगार्की और आमिरियत यानी अथॉरिटेरियन की इस्तिलाहात वज़ह की। तकाबली सियासी माहिरीन जदीद कौमी रियासतों के तनाजुर में अब भी इन्हीं नजरियात और इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी कि जब 4th सेंचुरी BC, जो अफलातुन का वक्त था, सोक्रेटिस का वक्त था, सकरात जिसको हम बोलते हैं, अरस्तु का वक्त था, एरिस्टोटल का वक्त था, उस जमाने में जो उन्होंने रिसर्च की, उस रिसर्च के दौरान उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट दी, और वो क्लासिफिकेशन पहले 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स पे मुश्तमिल थी। एक तो जमहूरियत, दूसरा ओलिगार्की, तीसरा आमिरियत। तो जो आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो हमारे कंपैरेटिव साइंटिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स, वो अब भी इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन देते हैं गवर्नमेंट की, जो उस जमाने में एरिस्टोटल ने दी। असरी सियासी निजाम यानी कंटेम्पररी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, हुकूमतों को वसी पैमाने पर जमहूरी
या आमराना में तकसीम किया जाता है। गोया कि जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें हम गवर्नमेंट को दो पैमानों पे मापते हैं, एक तो डेमोक्रेटिक और दूसरा अथॉरिटेरियन। हम देखेंगे कि ये दर्जाबंदी 20वीं सदी में तारीखी अहमियत के वाक़ियात के रद्द-ए-अमल में वजूद में आई। ये जो क्लासिफिकेशन है कि द गवर्नमेंट कैन बी मतलब इसका जो ये है डिस्टिंग्विश्ड ऑन 2 ग्राउंड्स, वो है डेमोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। ये कब हुआ? ये एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी। स्टालिनिस्ट रूस का ज़हूर, फासिस्ट इटली और स्पेन और नाजी जर्मनी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरूरी है कि जदीद जमहूरी और आमराना शक्लों की हुकूमत की फितरत और इर्तिका के अहम नजरियाती मसले को हल करने की तरफ तवज्जो दे। यानी कि हमको ये जरूर पढ़ना है, ये हमको जहन में रखना है, जहन नशी रखना है कि इवोल्यूशन कैसे हो गई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अथॉरिटेरियन तो थी लेकिन डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हो गया, वो कैसे हो गया, कहां से हो गया। इसका ताल्लुक इस्तिलाहात, हुकूमत, सियासी निजाम और सियासी हुक्मरानों के मुख्तलिफ मफाहिम से है। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल रिजीम। हुकूमत, सियासी निजाम और सियासी हुक्मरानी। अगरचे हुकूमत, सियासी निजाम और सियासी हुक्मरानी की इस्तिलाहात मुतरादफात के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इनके दरमियान फर्क है। मीन्स गवर्नमेंट, political system and political regime, these terms are interchangeably used, but there is a difference between them. हम तो ये इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के बदले, कभी हम बोलेंगे गवर्नमेंट, कभी बोलेंगे गवर्नमेंट के बदले पॉलिटिकल सिस्टम, कभी बोलेंगे सिस्टम के बदले पॉलिटिकल रिजीम, बट देयर इज अ डिफरेंस, इसमें फर्क है। हुकूमत से मुराद क्या है? हुकूमत से मुराद ये है कि इदारा जाती अमल है। ये इदारा जाती यानी ये एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है जिसके जरिए इज्तिमाई और आम तौर पर पाबंद फैसले किए जाते हैं, यानी कि जिसमें हम लेते हैं कलेक्टिव एंड बाइंडिंग जो होते हैं डिसीजंस, वो लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गोया कि एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस है। और इन इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है? हुकूमत में इन इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है? हुकूमत के बुनियादी काम कानून साजी, कानून का नफाज, अमल दरामद और कानून की तशरीह फैसला है। इसके 3 एजा हैं। जैसे हम कहते हैं देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी मुकनना लेजिस्लेचर जिसका काम है कानून बनाना, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है हुकूमत का। एग्जीक्यूटिव जिसका काम है इस कानून को अमल में लाना, इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक इदारा है हुकूमत का। और तीसरा जुडिशरी जो कि अदलिया है, उसका काम है कानून की हिफाजत करना। एक सियासी निजाम या सियासी हुक्मरानी इस माने में वसी तर नुक्ता नजर है, वो न सिर्फ एजा का इहाता करते हैं बल्कि हुकूमत और रियासत के सियासी इदारे सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, स्ट्रक्चर भी, ढांचे, अमल और इक़दार जिनके जरिए वो सिविल सोसाइटी के साथ ताउन करते हैं। अगर हुकूमत में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस ना हो, स्ट्रक्चर ना हो, तो कैसे तामुल में रहेंगे सिटीजन, एक आम इंसान और एक सरकार? इस सब के लिए मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने मियार के मुख्तलिफ सीटों को तरजीह दी है, यानी कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड कायम किया है, किस दर्जे पे कौन सा स्टैंडर्ड रखना। सबसे ज्यादा आमतौर पर सियासी निजाम की नवियत की दर्जा बंदी करने के लिए जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो दर्जा झेल है। क्लासिफिकेशंस के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के क्लासिफिकेशंस के लिए जो हम पैरामीटर लेते हैं वो मंदरजा झेल है। पहले ये कि हुक्मरानी कौन करता है, हु रूल्स, हुक्मरानी कौन करता है यानी कि हु रूल्स। क्या सियासी निजाम के अमल में
सिर्फ अशराफिया शामिल है? Does political participation involves only elite? सिर्फ अशराफिया शामिल है? सिर्फ इंटेलेक्चुअल शामिल है? क्या सियासी निजाम में कोई आम इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, या इसमें मजमूई तौर पर भी सभी लोग शामिल हैं? तो ये हमारे पास पैरामीटर्स है। लोग निजाम की पाबंदी और तामील कैसे करते हैं? कैसे लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम की कैसे करते हैं, वो इसकी तामील कैसे एक्सेप्ट करते हैं? जबरदस्ती करते हैं, बाय फोर्स करते हैं, जबरदस्ती के नतीजे में सियासी हुकूमत की इताअत की जाती है, या इत्तिफाक राय से, या कंसेंसस होता है और समझौते के जरिए, या कॉम्प्रोमाइज होता है। या तो लोग बाय फोर्स मानते हैं हुकूमत का, या तो ये देखना है कि क्या लोग कंसेंसस करते हैं, इत्तिफाक राय रखते हैं, या कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या हुकूमत की सियासत ताकत मरकजी है या फैली हुई है? क्या ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज सेंट्रलाइज्ड या फ्रेगमेंटेड? इख्तियारात की अलहदगी किन बुनियादों पर रखी गई है? कैसे इख्तियारात, यानी कि अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, इख्तियार कैसे दिए जाते हैं, किन बेसिस पे दिए जाते हैं हुकूमत में इख्तियारात? हुकूमत ताकत कैसे हासिल और मुंतकिल होती है? हुकूमत खुली और मसावकती है, या ये बालादस्ती का निजाम है? रियासत और फर्द का आपस में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? शहरियों और हुकूमत के दरमियान हुकूक और जिम्मेदारियों की तकसीम की बुनियाद क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, उसकी बेसिस क्या है? सियासी मायशत की नवियत क्या है? क्या सियासी मायशत मार्केट के लिए है या रियासत के ज़ाब्ते और मंसूबेबंदी के लिए? यानी सियासी मायशियत यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसका नेचर क्या है, क्या नवियत है इसका? क्या सियासी मायशत मार्केट के लिए है? इज दिस फॉर द पर्पस ऑफ मार्केट या रियासत के ज़ाब्ते और मंसूबाबंदी के लिए? सियासी हुकूमत किन हदूद और दायरे कार में चलती है? इसके क्या लिमिटेशंस है? गवर्नमेंट की क्या लिमिटेशंस है? क्या ये एक महदूद या लामहदूद हुकूमत है? क्या ये लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? और जमहूरी निजाम किस हद तक नाफिजुल अमल है? डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो किस हद तक इंप्लीमेंटेड है? हुकूमत किन हालात और पाबंदियों में काम कर रही है? हुकूमत की राह में आने वाली समाजी यानी कि सोशल, इक्तिसादी, इकोनॉमिक और सकाफती, कल्चरल जो मसाइल आते हैं, जो कंप्लेंट्स आते हैं, वो क्या है? सियासी निजाम कितना मुस्तकम है? पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है या नहीं? क्या एक खास हुकूमत लंबी मुद्दत तक टिक पाई है? क्या अगर कोई खास हुकूमत है तो उसकी टर्म प्रोलॉन्ग होती है? और क्या इसने नए मुतालिबात और चैलेंजेस को जवाब देने की सलाहियत दिखाई है? दर्जाबंदी का मकसद, द पर्पस ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्यों हम हुकूमतों को दर्जाबंदी पे लाते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? सियासी हुकूमतों की दर्जाबंदी के अमल के 3 मकासद होते हैं। पहला, सियासी हुकूमत की दर्जाबंदी तफहीम का एक ऐसा अमल है जिसका ताल्लुक इन मसाइल से है जिनका दूसरे हिस्से में जिक्र किया गया है। दूसरा, मवाजने यानी कि कंपैरेटिव और तकाबुल का अमल किसी खास सियासी हुकूमत की
तफहीम और बामाने तशखीस की सहूलत फराहम करती है। क्लासिफिकेशन से हमें कंपैरेटिव स्टडीज में हेल्प मिलती है, जो बेहतर तर्ज हुक्मरानी की तरफ ले जाता है। तीसरा, उसूली सतह पर मसाइल को ज़ेर बहस लाने के अलावा ये अमल ठोस सतह पर सवालों से निपटने में मदद करता है। मसलन, क्या साबिक कम्युनिस्ट ममालिक में अबूरी लिबरल जमहूरी हुकूमत का खैर मकदम किया जाना चाहिए कि नहीं? क्या कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो कंटेम्प्रेरी हमारे पास लिबरल डेमोक्रेसी है, उधर उसका वेलकम होना चाहिए, खैर मकदम होना चाहिए या नहीं? क्या तरक्की पजीर ममालिक को जनूब मशरिकी एशियाई ममालिक की तर्ज पर आलमी ताकतों की रहनुमाई में जमहूरी निजाम को तरजीह दे देनी चाहिए? और इसी तरह के दूसरे सवाल। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिजीम्स, जमहूरी हुकूमतों का इर्तिकाब। जमहूरियत की इस्तिलाह एक कदीम सियासी इस्तिलाह है जिसका मफहूम यूनानी अल्फाज डेमो यानी लोग, पीपल और जिसको हम बोलते हैं क्रेसी हुक्मरानी या अथॉरिटी से माखूज है। इसलिए इसका मतलब क्या है? लोगों की हुक्मरानी, यानी कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप of government or it is one of the forms of government. The democracy means rule of the people, जिसमें लोग खुद हुकूमत करते हैं, खुद रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के सामने जवाबदार रहते हैं। जमहूरियत का लफ्ज सबसे पहले यूनानियों ने इस्तेमाल किया, यानी डेमोक्रेसी इज द वर्ड डेमोक्रेसी originated from ग्रीक। अपने शहर की सियासी हुकूमतों की निशानदेही करने के लिए 5वीं सदी कबल मसीह के वक्त में क्लास की दर्जाबंदी का हिस्सा था। एक ही तरफ से मुमताज हुक्मरानी, बादशाहत, चंद अशराफिया और बहुत से जमहूरिया। जमहूरियत के हामियों ने हमेशा इस सवाल पर बहस की है कि लोगों से कौन मुराद है। क्लास की यूनान के साथ साथ जदीद दौर में भी हमेशा बैस अफराद को जमहूरियत अमल में शिरकत से नाअहल करार दिया, यानी कि अनक्वालिफाइड करार दिया गया। जब एथेनियन मतलब एथेंस जो ग्रीक में एक छोटा सा शहर था, वहां पे एथेनियन ये क्लेम करते थे कि हमारे पास है वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी। उनको तब लगता था कि हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी है। 5वीं सदी कबल मसीह में अपने उरूज पर थी एथेनियन डेमोक्रेसी। सिर्फ एक छोटी सी एथेंस की बालिग आबादी, यानी कि ये बेस्ड थी एक छोटी सी आबादी पे, माइनॉरिटी जहां पे थी, अकलियत थी, डेमो पर मुश्तमिल थी, जो सियासी अमल में हिस्सा लेने के काबिल थी। यानी कि वहां पे जो लोग थे, पॉपुलेशन वाज डिवाइडेड। तो कुछ लोगों को सियासत में हिस्सा लेने का हक था तो कुछ को नहीं था, और तब भी वो क्लेम करते थे इन माइनॉरिटी बेसिस पर भी कि वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी, जबकि सारे लोगों को ये हक हासिल नहीं था कि वो सियासत में शिरकत करें। ये सिर्फ 20वीं सदी में है कि आफाकाई हक राय यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और शहरियत या सिटीजन के दीगर हुकूक सभी को या तकरीबन सभी तक बढ़ा दिए गए। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क के मुस्तकिल बाशिंदों के लिए यूनिवर्सल बालिग फ्रेंचाइज का इतलाक 1919 यानी 1919 में जर्मनी में मुतारिफ कराया गया। एक साल बाद इसे स्वीडन में मुतारिफ कराया गया। फ्रांस में 1945 में तारुफ कराया और इसे सिर्फ चंद साल बाद इंडिया। लोगों को सही तरीके से तश्कील देने के बदलते हुए तस्वुर के साथ लोगों के हुक्मरानी के मायने के बारे में तस्वुरात भी बदल गई। लोगों को सही तरीके से तश्कील देने के बदलते हुए
तस्वुर के साथ, जो कॉन्सेप्ट था लोगों का, उनका कॉन्सेप्ट चेंज किया गया लोगों के हुक्मरानी के मायने, यानी कि लोगों को ये समझाना पड़ा नए से कि गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो उनके थॉट्स भी बदलने पड़े। सियासी इदारे जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और निज़ाम असर हाजिर में तरक्की कर चुके हैं। जमहूरी हुकूमतें बुनियादी तौर पर अवाम की हुक्मरानी को आसान बनाने के लिए है। वो क्लासिकी यूनान, रोमन जमहूरिया या दरमियानी और इब्तदाई दौर के अतालवी जमहूरिया की जमहूरी हुकूमतों से यकसर मुख्तलिफ है। इस तरह आफाकाई हक राय दही की जीत के साथ जमहूरी नजरिया और अमल जमहूरी कौम की तामीर के मसाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। कौमी आजादी के दावे को जमहूरी लिहाज से दुरुस्त किया गया। जमहूरी हुकूमतों की शनाख्त इज्तिमाई खुदी यानी कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन, इज्तिमाई खुदी, कलेक्टिव सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक से हुई। नतीजतन जहां नई पोस्ट नवायात हुकूमतें खुद जमहूरी हुकूमत को यकीनी नहीं बना सकी, इसके बावजूद वो खुद को जमहूरी कहते हैं। इस तरह दूसरी और तीसरी दुनिया की अवामी जमहूरी हुकूमतों का हवाला दे सकते हैं, यानी सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, जिसने माइशत यानी इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हुए, इकोनॉमी की बुनियाद पे ही हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अपनी जमहूरी कानूनी हैसियत पर जोर दिया। सरमाया की पैदावार और तकसीम की इनकी इज्तिमाई मिल्कियत के लिए सबके लिए काम मनसूबाबंद मईशत के तहत अगरचे सियासी और कानूनी हुकूक कसीर पार्टी इंतखाबी निजाम और पार्लियामानी सियासत को नजरअंदाज किया। मगरबी ममालिक में जमहूरी हुकूमतें रवायती सियासी और कानूनी जबान पर इन्हिसार करते रही। रिवायती सियासी मतलब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, इंतखाबी यानी इलेक्शंस और शहरी हुकूक जो सिटीजन्स के राइट्स थे, जमहूरी आइन जो डेमोक्रेटिक यही था, कॉन्स्टिट्यूशन और इदारे इंस्टीट्यूशंस और रस्मी सियासी निजाम, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम की आजादी और मसावत। मज़कूरा बाला मुख्तसर तारीखी खाका जमहूरी हुकूमतों के इर्तिका को जाहिर करता है कि जमहूरियत को शदीद फलसफियाना और नजरियाती बहसों का निशाना बनाया गया है। यह जमहूरी निजाम अलग अलग खुसूसियात हासिल करता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में जमहूरियती हुकूमतें यानी डेमोक्रेटिक रिजीम्स इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये तो आया है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में और डेवलपिंग वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक रिजीम्स अलग अलग होंगी। तरक्की याफ्ता रियासतों में लिबरल जमहूरी हुकूमतों की दर्जाबंदी रॉबर्ट डॉल ने अपने काम पॉलियार्की यानी पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन ने पॉलियार्किक रिजीम्स के तौर पर की है। मगरबी तकाबली सियासी थेरिस्ट ने, ये था वेस्टर्न कंपैरेटिव पॉलिटिकल थेरिस्ट, कौन? रॉबर्ट डॉल, जिसने क्या हमको बोला कि पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन जो इसकी राइटिंग थी ने बुनियादी तौर पर दो वजूहात की बिना पर पॉलियार्की की इस्तिलाह, पॉलियार्की मीन्स जिसमें एक से ज्यादा को लिबरल डेमोक्रेसी पर तरजीह दी। सबसे पहले लिबरल जमहूरियत को एक तस्वुर के तौर पर ज्यादातर एक सियासी आइडियल के तौर पर समझा जाता है, हुकूमत की एक शक्ल के मुकाबले में, और इस तरह वसीतर उसूली मुज़म्मरात के साथ सरमायाकारी की जाती है।
दूसरा, पोलियार्की के तस्वुर का इस्तेमाल इस बात को तस्लीम करता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में जमहूरी हुकूमतें अब भी अहम तरीकों से जमहूरी मकासद को हासिल करने में कम पड़ती है। यानी कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें भी अभी डेमोक्रेटिक रिजीम जो है वो फुल फ्लेज्ड नहीं है, वो अपने मकसद में पूरे कामयाब नहीं हुए। शुमाली अमेरिका, मगरबी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया इसकी चंद मिसालें हैं। ताहम जापान और जनूबी अफ्रीका भी ऐसी खुसूसियात की हामिल है। ये जमहूरी हुकूमतें ऐसे सियासी इदारों और तर्ज अमल की नुमाइंदगी करते हैं जिसमें आलमी राय दही भी शामिल है। एक मखसूस मुद्दत के लिए नुमाइंदों का इंतखाब इन्हें बराह रास्त लोगों के लिए जिम्मेदार बनाता है। यानी जो हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग ही चुनते हैं अपनी सरकार को, और वो सरकार फिर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों को। ये हुकूमतें शहरियों को अवामी ओहदे के लिए मुकाबला करने के मौका भी बराबर फराहम करती है। सियासी जमातें और सियासी रहनुमा हिमायत के लिए अवामी तौर पर मुकाबला करने के हुकूक रखते हैं। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुकूमतों की तश्कील की बुनियाद है। मसाबकती पार्टी सिस्टम, मसाबकती पार्टी सिस्टम यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, प्रेशर ग्रुप्स और लॉबिंग तंजीमों यानी लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अवाम को मुतहरिक करके हुकूमत के तर्ज अमल को मुतासिर करते हैं। जमहूरी हुकूमतें हिज़्ब इख्तिलाफ की आला रवादारी की अक्कासी करते हैं। जो जमहूरियती हुकूमतें हैं, ये क्या करती है, ये जो टॉलरेंस ऑफ अपोजिशन है, ये वो उसकी अक्कासी करते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ हुकूमत के मनमानी झुकाव को जांचने के लिए काफी है। जैसे दो पार्टियां होती हैं, एक पावर में आती है, दूसरी अपोजिशन में बैठती है। तो जो अपोजिशन पार्टी है वो किस लिए बैठती है? ताकि हुकूमत मनमानी ना कर सके। वो उनको होती है वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनकी जांच के लिए। ये एक पॉलिटिकल से है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर तो करप्ट होता ही होता है, बट जब एब्सोल्यूट पावर हो, एब्सोल्यूट का मतलब है कतई, जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, वो तो करप्ट। जवाबदार ना हो, रेस्पॉन्सिबल ना हो अपने कामों के लिए। इसीलिए अपोजिशन का काम बहुत जरूरी है हुकूमत में, लेकिन अपोजिशन हेल्दी होनी चाहिए। आजाद मालूमात के मुतबादिल जराए की मौजूदगी से हुकूमत के कंट्रोल के सिलसिले में अपना रोल अदा करते हैं और वो एक दूसरे के मददगार है। इस तरह नई समाजी तहरीक की मौजूदगी से इदारा जाती तौर पर शहरी और सियासी हुकूक की जमानत और तहफ़्फ़ुज़ को मजीद तकवीत मिलती है। जमहूरी तौर पर बाशऊर सिविल सोसाइटी और जमहूरी हुकूमतें सियासत, इख्लाफात राय की मौजूदगी को कबूल करती है। यानी कि जो जमहूरी तौर पर बाशऊर सिविल सोसाइटी होती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं इख्तिलाफात, वो उसको कबूल करती है। सिविल सोसाइटी में तनाव, इस तरह
सियासी जिंदगी का नागुज़ीर पहलू के तौर पर देखा जाता है और इस सियासी फिक्र और अमल में शामिल है। ये जमहूरियती हुकूमतें तनाज़ात को मामूल के तौर पर कबूल करती हैं, न कि किसी तरह खतरे के तौर पर। जदीद जमहूरियती हुकूमतें अपने वजूद में कानूनी हैसियत से मुमताज है। मुख्तलिफ किस्म की खुद मुख्तार तंजीमें और अंजुमनें कानूनी हैसियत से हुकूमत के असर से नस्बतन आजाद है। ये जमहूरी हुकूमतें मगरिब से अपनी बुनियादें हासिल करती हैं। सियासी फिक्र की आजादी, इनफरादियत, इंडिविजुअलिज्म, इनफरादी हुकूक, इंडिविजुअल राइट्स की जमानत देते हुए वो आजाद मसाबकती मार्केट मसाबती मार्केट की भी हिमायत करते हैं। इन हुकूमत का तहजीबी और नजरियाती रुझान भी इस तरह मगरबी लिबरलिज्म से माखूज है। तरक्की याफ्ता दुनिया में जमहूरी हुकूमतों का एक जैसा नहीं समझा जाता। तरक्की याफ्ता दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हम एक जैसा नहीं समझते। इनमें से कुछ मरकजियत और अक्सरियत हुक्मरानी के हामी हैं, कुछ में तो सेंट्रलाइजेशन है और कुछ में तो मेजोरिटेरियनिज्म है, जबकि दूसरे तकसीम और तकसीरियत के हक में है। और कुछ क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। इस तरह तकाबुली सियासी थेरिस्ट लिचफॉर्ड इन हुकूमतों को अक्सरियत जमहूरी हुकूमतों और केसरियत पसंद जमहूरी हुकूमतों में तकसीम करते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल के मुताबिक अक्सरियती जमहूरियती हुकूमतें पार्लिमानी खतूत पर मुनज़्ज़म होती हैं। ऐसी जमहूरी हुकूमतें बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इसराइल में पाई जाती हैं। इन हुकूमतों की कुछ मुश्तरक खसूसियात हस्ब ज़ैल है। एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना के दरमियान इख्तियारात का इत्तेहाद, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के दरमियान जो आपस में होते हैं ना अथॉरिटी, एक सादा एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इंतखाबी निजाम, इलेक्शन का एक सिस्टम। वहदानी या नीम वफाती हुकूमत, यानी यूनिटरी गवर्नमेंट। कानून साजी की बालादस्ती यानी लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। इस कोर्स के ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 में हम इनमें से कुछ का जायजा तफसील से लेंगे। अमेरिकी मॉडल पर मबनी तकसीरी जमहूरी हुकूमतें अलहदगी की नुमाइंदगी करते हैं। जो अमेरिकन मॉडल पे मबनी जो तकसीरी जमहूरी हुकूमतें हैं, तकसीरी मतलब प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक, तकसीरी प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक हुकूमतें जो हैं वो अलहदगी की नुमाइंदगी करते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। ताकत और चेक एंड बैलेंस यानी चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जहां है, इदारा जाती तकसीम यानी जहां पर हम इदारों को इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस को जैसे लेजिस्लेचर को अलग रखते हैं, एग्जीक्यूटिव को अलग रखते हैं, जुडिशरी को अलग रखते हैं, उसी को हम बोलते हैं ताकत और चेक एंड बैलेंस का इदाराती
ادارہ جاتی تقسیم نیدرلینڈز، بیلجیم، آسٹریلیا اور جیسی ریاستیں، سوئٹزرلینڈ جو گہرے مذہبی، نظریاتی، علاقائی، لسانی لحاظ سے تقسیم، اور ایسی حکومتوں نے ثقافتی تنوع کو اپنایا ہے. جو ایسی حکومتیں ہیں انہیں ثقافت کو بھی اپنایا ہے. اجتماعی جمہوری حکومتیں یعنی کنسوسیشنل ڈیموکریٹک ریجیمز. اجتماعی جمہوریتی حکومتیں یہ حکومتیں کی قدر کو فروغ دیتی ہے. طاقت کا اشتراک جو اتفاق رائے کو یقینی بنا سکتا ہے. یعنی طاقت کا اشتراک یعنی شیئرنگ، پاور شیئرنگ جو اتفاق رائے یعنی کنسنسس کو یقینی بنا سکتا ہے. عام خصوصیات ان حکومتوں کا حصہ مخلوط حکومت ہے. مخلوط حکومت یعنی کولیشن گورنمنٹ، یعنی عام خصوصیات ان حکومتوں کا حصہ مخلوط حکومت ہے یعنی کولیشن گورنمنٹ، جہاں پر ہم پاور شیئر کرتے ہیں. اقتدار کی علیحدگی کے درمیان مقننہ یعنی لیجسلیچر اور ایگزیکیٹو ایک مؤثر دو ایوانی نظام یعنی بائی کیمرل لیجسلیچر. کثیر الجماعتی نظام یعنی ملٹی پارٹی سسٹم. متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپریزنٹیشن. وفاقیت فیڈرلزم یا سیاسی اقتدار کی منتقلی یعنی ڈیولوشن آف پولیٹیکل پاور اور بل حقوق وغیرہ. اب ہم آئیں گے، یہ تو ہم نے پڑھا ڈیموکریٹک ریجیمز ان دا ڈیولپڈ ورلڈ. اب ہم کو پڑھنا ہے ڈیموکریٹک ریجیمز اینڈ دا ڈیولپنگ اسٹیٹس. افریقہ اور ایشیا کی کئی نئی آزاد ریاستیں نوآبادیات نظام سے ابھری. دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ورلڈ وار سیکنڈ جب ختم ہوا، جب ڈی کالونائزیشن آئی تو اس امید کو جنم دیا کہ نئی ریاستوں کی سیاسی اشرافیہ کی تجدید سے کامیابی سے تبدیلی آ سکے. جو ایلیٹ کلاس یا انٹلیکچوئلز تھے، قوم پرست نوآبادیاتی مخالف تحریکیں جمہوری حکومت میں اور اس طرح قوم کی تعمیر اور ریاست کی تعمیر کے بہت بڑے کام کو آگے بڑھانا. ان میں سے زیادہ تر نئی ریاستیں جو نیو نیشنز تھے تاہم شدید معذوری کا شکار تھے. معذوری کا شکار یعنی کہ وہ ہینڈی کیپ تھے. وہ تو پہلے کالونیز تھے، پھر ڈیکالونائز ہو گئی. کچھ کی شکل میں معذوری حالات جیسے خواندگی کی کمی یعنی الٹریسی اور صنعتی ترقی یعنی انڈسٹریل جو یہ تھی ترقی وہ نہیں تھی ان میں، اور دیگر ان کی روایتی ثقافتوں یعنی جو ان کا ٹریڈیشنل کلچر تھا جیسے جمہوری تجربے کی کمی کی وجہ سے، اس طرح یہاں تک کہ جب ان میں سے بیشتر ایشیائی اور افریقی پوسٹ نوآبادیاتی ریاستوں نے اپنایا حکومتوں کی جمہوری شکل، ان میں سے بہت سی حکومتیں آمرانہ بن گئی، اور اسی وجہ سے بہت سارے جو حکومتیں ہیں، گورنمنٹ ہیں، وہ بن گئی ایتھارٹیرین. رجحانات ترقی پذیر دنیا میں بہت سی ریاستیں آمرانہ طرز حکومت اور جمہوری نظام کے درمیان متبادل ہیں. کچھ نے تو جمہوری نظام اپنایا اور ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد، اور کچھ نے تو یہ اپنایا آمرانہ طرز یعنی ایتھارٹیرین رجیم. پاکستان ایک ایسی مثال ہے جبکہ کچھ حکومتیں جمہوری شکل کو برقرار رکھتی ہیں جبکہ وہ اصل میں آمرانہ ہیں. ان کا نیچر ہم کو لگتا ہے ان کا یہ نیچر ہے ڈیموکریٹک، بٹ
रूहानी तरीके से अगर देखा जाए तो वो होते हैं अथॉरिटेरियन। तरक्की पजीर में जमहूरी हुकूमतों की कामयाबी में एक बड़ी रुकावट रियासतों का लिसानी, कबायली और मजहबी बुनियादों पर गहरे नस्ली तकसीम का शिकार हो रही है। Ethnic regimes reflected in political organizations and form the basis of political mobilization for the fulfillment of their demands। अब क्या हो गया, अब आ गया कि इथनिक रिजीम्स बन गई। कोई जबान की बुनियाद पे बोलता है मुझे अलग मुल्क दे दो, कोई मजहब की बुनियाद पे बोलता है मुझे अलग मुल्क चाहिए। गोया एक पार्टी अपने राइट्स के लिए लड़ती है, दूसरी पार्टी अपने राइट्स के लिए। तो एक बहुत बड़ी रुकावट आई किसमें, तरक्की ना जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी तरक्की में। ये नस्ली ग्रुप थे, ये जो इथनिक ग्रुप्स थे, ये अलग अलग रहते थे। समाजी, सोशल, इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक और सियासी तरक्की यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के मराहिल नस्ली तनाव में है। कुदरती तौर पर सियासी तंजीमों में झलकते हैं और सियासी बुनियाद बनाते हैं। नस्ली ग्रुपों की तरह से अपने मुतालबात की तकमील के ऐसे मुतहरिक होना वसाइल से महरूम मईशत में सियासी हुकूमतों के मसाइल में इजाफा करता है। वसी तर ग्रुपों की सियासी शिरकत की सतह में इजाफा हुआ है। तवक्कुआत यानी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ऐसे इकदाम को मुतारिफ कराना जरूरी है जो हम आहंगी पैदा करें, सिमिलैरिटीज, और इन ग्रुपों और इनके मुतालबात को कंट्रोल करें। अक्सर ऐसे इकदाम आगाज होते हैं आमराना इकदाम की शिरकत के धमाके ने सबसे ज्यादा मजबूर कर दिया है। जमहूरी हुकूमतें आमराना, फौजी या ब्यूरोक्रेटिक हुकूमतों में लातीनी अमेरिका की रियासतें यानी कि मिलिट्री पावर जिसको हम बोलते हैं, तरक्की पजीर रियासतों में जमहूरी हुकूमतों के सामने एक और बड़ा मसला पसमानदगी का है। ये हुकूमत की तरफ से मजबूत इकदाम का मुतालबा करता है। इस तरह जमहूरी हुकूमतें मशरकी और जनूब मशरकी एशियाई रियासतों में इक्तिसादी अहदाफ पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। सियासी लोगों के मुकाबले में तरक्की और खुशहाली की फरहमी के बजाय इनफरादी आजादी को वसअत दी जाती है। यहाँ पे एक मिसाल मैं पेश करूंगी। हम अगर किसी भूखे को बोलेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आजादी या रोटी, वो क्या मांगेगा? उसको तो फैमिली भूखी होती है, उसको आजादी को करना क्या है, उसको अपनी रोटी से गरज है, क्योंकि वो मजबूर है अपनी फैमिली को पालने के लिए, खुद अपना पेट भरने के लिए। तो इसलिए उसका दिमाग कहाँ हम कर सकते हैं कन्वर्ट, किधर की तरफ? सियासत की तरफ। उसका पेट खाली है, उसकी फैमिली फाका कशी पे उतर आई है, तो पहले तो हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, तब जाके हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ममालिक की सियासी मायशतें जनूबी कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया मशरक और मगरब के इन ममालिक में मशरकी एशिया में मजबूत हुकूमतों को वसी हमायत हासिल रही है। ताकतवर हुक्मरान जमातों को बर्दाश्त किया जाता है और इनकी सलाहियत में आम एहतराम और यकीन है। निजी और अवामी इदारों के फैसलों की रहनुमाई, निजी यानी प्राइवेट और आम अवामी इदारों यानी प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के फैसलों की रहनुमाई और इनके मुनज़्ज़म करने का निजाम और मुल्की तरक्की के लिए हिकमत अमली। तीसरा, ये एशियाई जमहूरी हुकूमतें कन्फ्यूशियस की इक़्तिदार में मबनी कानूनी हैसियत का हुक्म देती है, जो वफादारी, नज़्म ज़ब्त और फर्ज पर जोर देती है। मंदरजा बाला तीनों अवामिल जमहूरी हुकूमतों को अहल बनाते हैं। आमराना रुझानात चीन जैसी एशियाई रियासतों में अवामी जमहूरी हुकूमतें रस्मी नहीं रही है। मसाबिकत,
मसाबिकत यानी कंपटीशन, एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी। मसाबिकत और एहतिसाब और सियासी आज़ादियों के लिहाज से मशरकी यूरोप में साबिका कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत के बरक्स ये हुकूमतों को वसी पैमाने पर कर लिए नोट किए गए हैं, शिरकत के लिए नोट किया गया है कि क्योंकि शायरों ने इस्तेमाल किया है बल्दियाती इंतखाबात में वक्तन फवक्तन वोट डालना। बल्दियाती इंतखाब मतलब जहां हम ये करते हैं ना, बल्दी का मतलब लोकल इलेक्शंस। इस्लाम ने, जैसा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तहजीबों के तसादुम में दे दी है, शुमाली अफ्रीका मशरकी रियासतों में सियासत पर गहरा असर डाला है। मशरकी और जुनूबी मशरक एशिया के कुछ हिस्से इसके नतीजे में शहरी हामी अक्सरियत पसंदों की तरफ से गुज़श्ता 2 दिहाइयों में मौजूदा हुकूमतों को इस्लामी नई जमहूरी हुकूमतें तामीर या दोबारा तश्कील दी गई है। इस्लामी हुदूद पर ईरान, सूडान और पाकिस्तान के अलावा चंद दीगर ममालिक ने इन बुनियादों पर हुकूमतें कायम की है। ऐसी इस्लामी जमहूरी हुकूमतों को मगरिब ने गैर लिबरल समझा है। सबसे पहले हुकूमतों की खिलाफ वर्जी निजी और अवामी यानी पब्लिक और प्राइवेट दायरों के दरमियान फर्क, इसमें मजहबी कवानीन, ज़ाती जिंदगी और सियासी तर्ज अमल दोनों के रहनुमा उसूल है। दूसरा, यह हुकूमतें मुमलिका तौर पर लामहदूद ताकत के साथ सियासी इख्तियार हासिल करती है, क्योंकि दुनियावी ताकत रूहानी हिकमत से हासिल होती है, यानी टेम्पोरल पावर इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्पिरिचुअल विजडम। ये हुकूमतें मुकम्मल तौर पर मकबूल रजामंदी पर मबनी होने का दावा नहीं कर सकती या आईनी फ्रेमवर्क की पैरवी नहीं कर सकती। इस तनाजुर में यह नोट करना मुनासिब होगा कि इस्लाम को सियासी हैसियत के साथ हम आहंग पाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान और मलेशिया जैसे ममालिक में जमहूरी हुकूमत है। ताहम इस्लामी हुकूमतों में आमराना रुझानात बरकरार रहे हैं, यानी अथॉरिटेरियन रिजीम्स, खा इन्हें किरदार के लिहाज से बुनियाद परस्त यानी फंडामेंटलिस्ट कहना दुरुस्त नहीं होगा। जमहूरी और आमरानी हुकूमतों को इनके लिहाज से मुमताज किया जा सकता है। मकासद के साथ साथ इनको हासिल करने के जराए हुक्मरान तबका अपनी इख्तियार माशरे पर मुसल्लत करता है। इसके मेंबर की ख्वाहिशात से कतई नजर आमिरात से मुराद हुकूमत की एक शक्ल है जो नाअहल इताअत यानी कि अनक्वालिफाइड ओबीडेंस, मवाफिकत और जबर यानी फोर्स पर इसरार करता है। ये जौहर में जमहूरियत की नफी पर मबनी है। आमराना हुकूमतों की नवियत, द नेचर ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम, जब ताकत रजामंदी पर मबनी हो, रजामंदी से एहतराम किया जाए, यानी कि जब अथॉरिटी जो बेस्ड हो किस पे, रजामंदी पे, तो वो उसको हम रेस्पेक्ट करते हैं और अक्सरियत की तरफ से तस्लीम किया जाता है और मेजॉरिटी इसको एक्सेप्ट करती है। ये जायज और पाबंद है, ये लोगों पे बाइंडिंग है इसकी, इसे कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी किसको कहते हैं? जब ताकत जो है, अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट हो मेजॉरिटी को और जो बाई फोर्स हमने हासिल न किया हो। अथॉरिटी ताकत है, इखलाकी या इखलाकी सतह पर उठाया गया है। अथॉरिटी का जायज इस्तेमाल शामिल है। ताकत और इस माने में ये नीचे से पैदा होता है, मतलब ग्राउंड रियलिटी फ्रॉम ग्राउंड। जमहूरी हुकूमतें इसको बरकरार रखती हैं और डेमोक्रेटिक जो होती हैं गवर्नमेंट्स, वो अथॉरिटीज को क्या रखती हैं, बरकरार। तब जब एक हुकूमत अवामी रजामंदी से कतई नजर ताकत की मदद से हुकूमत करे, इसे आमराना कहा जा सकता है। ऊपर से हुकूमत का रिवाज भी बादशाहत से वाबस्ता है। मुतलकुल अनानियत, रवायती आमरीती, ज्यादातर वाहिद जमाती हुकूमतें और फौजी हुकूमतों की ज्यादातर शक्लें, ये सब इस लिहाज से आमराना है कि वो अपोजिशन के जबर से बालातर है। आमराना हुकूमतें मुतलकुल अनान हुकूमतों से मुमताज है। मुतलकुल अनान हुकूमतें एक मॉडल के लिहाज से जदीद आमरीत को पेश
पेश करती हैं। तमाम पहलुओं की मुकम्मल मरकजियत और यकसा रेजमेंट के जरिए हुकूमत सियासी, समाजी और फिक्री जिंदगी और इनके मामलों में बहुत आगे मुतलिकुल अनान या इस्तिबदाद या जालिम के पहले मज़ाहिर हुकूमत और अवाम को कंट्रोल करने और मुतहरिक करने की इनकी सलाहियत इस लिहाज से मुतलिकुल अनानियत बाकी 20वीं सदी का एक रुझान है। अतालवी रूस में फैसिज्म, जर्मन नेशनल सोशलिज्म और स्टालिनिज्म, इन तीनों हुकूमतों को बीन जंग यानी इंटरवार पीरियड की 3 बुनियाद परस्त आमराना हुकूमतों में शुमार किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर जो मुतल्लिकुल अनान हुकूमतें आमराना होती, यानी कि जो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं, अगर वो आमराना होती, अथॉरिटेरियन होती, तमाम आमराना हुकूमतें जरूरी नहीं कि मुतल्लिकुल अनान हो। जो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं वो टोटलिटेरियन नहीं हो सकती हैं। बिलाशुबा आमराना हुकूमतें अपोजिशन के जबर और सियासी आजादी से मुतल्लिक, अलबत्ता मुतल्लिकुल अनान हुकूमतों के बरअक्स इन हुकूमतों का मकसद ज्यादा हासिल करना नहीं है। रियासत और सिविल सोसाइटी के दरमियान फर्क को खत्म करने का बुनियादी मकसद आमराना हुकूमतें माशी यानी इकोनॉमिक, मजहबी आजादी को एक हद तक बर्दाश्त करती है। आमराना हुकूमतों में अवामी बहस के जरिए फैसले की तकनीक और वोटिंग बड़े पैमाने पर या मुकम्मल तौर पर इख्तियार वालों के फैसले से होती है। आमराना हुकूमतें दस्तबरदार होने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल करती है। आईनी हदूद एक आमराना हुकूमत में इख्तियार में रहने वाले अपने इख्तियार हासिल करने का दावा करते हैं। आमराना हुकूमतों की खुसूसियात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटेरियन रिजीम्स। क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अथॉरिटेरियन रिजीम्स की? ताकत की बुनियाद पर आमराना हुकूमतों के तशद्दुद का इस्तेमाल करने का इम्कान है। वो शहरी जो हुक्मरानी में कोई अहमियत नहीं रखती। कंट्रोल शुदा हुकूमत की तब्दीली या लीडरों की तब्दीली हमवार नहीं है। ये कैसे हमवार हो सकती है? जब हमको कोई हुकूमत चेंज करनी होती है, हमको तो इनकलाब लाना पड़ता है। आमराना हुकूमत के तहत पुरअमन ऐसी तब्दीली या तो हुकूमत की तरफ से होती है या बगावत इनकलाबात के नतीजे में, या तो हुकूमत खुद चेंज हो जाए या रेवोल्यूशन आ जाए। यहाँ तक अफ्रीका में आमराना हुकूमतों का ताल्लुक है तो बगावत एक मामूल रहा है। आमराना हुकूमतों के साथ अपने ताल्लुकात में भी ताकत इस्तेमाल करने का इम्कान है। दूसरे ममालिक चूंकि इस तरह की हुकूमतों के इदारे इस पर मबनी नहीं है, लोगों की शिरकत और लोगों के सामने जवाबदार नहीं है, एतदाल पसंद राय आमा का असर मौसर नहीं है, आमराना हुकूमतें बैनुल अक़वामी अमन में भी मददगार साबित नहीं हो सकती है। आमराना हुकूमतों की खुसूसियात कम और महदूद सियासी होती है। हुक्मरान अशराफिया के इनकी जहनियत के साथ फिट बैठता है और इनके किरदार की अक्कासी करता है। इनकी हिमायत करने वाले महदूद तकसीरियत के अज्जा होते हैं। जमहूरी हुकूमतों के बरअक्स जो तकरीबन लामहदूद नुमाइंदगी करती है, आमराना हुकूमतें ज्यादातर तरक्की पजीर रियासतों में कायम की गई हैं। लातीनी अमेरिका, मशरिक वस्ता, अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया, तहम स्पेन, पुर्तगाल और यूनान जैसी की तरक्की याफ्ता रियासतें ने भी इसका तजिया किया है। जंग अज़ीम के बाद के दौरे में ये हुकूमतें सियासी, इक्तिसादी, सकाफती या नजरियाती अवामिल, फौजी ताकत के इस्तेमाल पर मुनहसर रही है। यानी मिलिट्री पावर, मिलिट्री का बहुत असर रहा है इन पे, और मुनज़्ज़म जबर, जमहूरी इदारे रस्मी और गैर रस्मी या तो कमजोर या खत्म कर दिए गए हैं और सियासी कानूनी हुकूक हासिल कर लिए गए हैं। ये हुकूमतें ज्यादातर फौजी ताकत पर मुश्तमिल रही है। मसला अफवाज के तीनों बाजू के अफसरान जैसे कि 1978 के दौरान, अर्जेंटाइन में 1983 या मौजूदा म्यांमार में, तहम हुकूमतों की दूसरी शक्लें हैं जहां एक फौजी हिमायत याफ्ता शख्सी आमरीत कायम है। ऐसे मामलात में वाहिद फर्द जनता या हुकूमत के अंदर एला मुकाम हासिल करता है। करिश्माती अथॉरिटी पर शख्सियत की ड्राइंग के फर्क से तकवीत मिली। यूनान में कर्नल पापो डोपोलस की सरबराही में हुकूमतें चली। में जनरल पनोशे, नाइजीरिया में जनरल अबाचा, पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक, लेफ्टिनेंट जेरी, गाना में
रॉलंगस लिब्रिया में और सार्जेंट सैमुअल काबिल जिक्र है। ऐसे हालात में फौजी अक्सर पर्दे के पीछे हुकूमत करने को तरजीह देते हैं। जैसे हमको पाकिस्तान की मिसाल सामने है, वहां पे तो हमेशा जब भी हुकूमत का कुछ होता है लोगों के साथ, तो वहां पे फिर मिलिट्री लेती है अथॉरिटी और जरिए खुफिया तौर पर ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब फौज में इक़्तिदार में आया 1965 में बगावत हुई, मोबुटू जब माथा जाहिर था, तो लेकिन बाद में फौज को आहिस्ता आहिस्ता फाल से दस्तबरदार होने दिया। 60 की दहाई में इनकलाब की अवामी तहरीक के जरिए हुक्मरानी की सियासत, मिसाल के तौर पर हवाला दिया जा सकता है कि इसी तरह मिस्र का मामला है जिसका तजिया हुआ है। जमाल नासिर के तहत फौजी हुकूमतों से आमराना सिविल हुक्मरानी में मुंतकली और अनवर सादा दोनों 1960 और 1970 की अस्करी पसंद थी। अच्छा, आखिर में खुलासा। अब ये कि खुलासा पढ़ने से पहले हम ये बोलेंगे कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम हमने अभी पढ़ी, इसमें हमने ज्यादा दखल अंदाजी जो देखी वो हमने देखी मिलिट्री की। खुलासा में हम आते हैं तो खुलासा ये है कि हुकूमत अपने वसी मानों में किसी भी तरीके कार की नुमाइंदगी करती है जिसके जरिए तरतीब शुदा उसूल को बरकरार रखा जाता है, यानी कलेक्टिव डिसीजंस। इसकी मरकजी खुसूसियत इज्तिमाई बनाने की सलाहियत है, फैसले करे और इन पर अमल करे। तहम एक सियासी हुकूमत या निज़ाम शामिल होता है, न सिर्फ हुकूमत और इदारों की मैकेनिज्म और हिदायत रियासत, बल्कि वो ढांचे। अब हमको सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे ही जोर नहीं देना है, बल्कि स्ट्रक्चर्स पे भी जोर देना और अमल भी, जिनके जरिए तामुल होता है। माशरा सियासी हुकूमत की दर्जाबंदी हमें समझने और जांचने के काबिल बनाती है। सियासत और हुकूमत की ये मसाइल का तजिया करने में भी हमारी मदद करता है। बीनी जंग दौर में, यानी इंटर वॉर पीरियड जो है, हुकूमतों की दर्जाबंदी की नौयत में तब्दीली देखने में आई। मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि दो तरह की हुकूमतें हो सकती है, यानी कि गवर्नमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक जमहूरी और आमराना, यानी डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन। जमहूरियती हुकूमतें इर्तिका के अमल से गुजरती है। जमहूरियती जो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखे, हमने बार बार इसका जिक्र किया कि वो इवॉल्व हो गई, आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ गई। यूनानी शहर रियासतें जदीद कौमी रियासतों तक दूसरी जंग अज़ीम के बाद के दौर में तीन दुनिया की दर्जाबंदी का ज़हूर हुआ। यानी जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ तो फिर हमने क्या किया, वर्ल्ड को तीन हिस्सों में तकसीम किया। पहला, आलमी लिबरल सरमायादार, यानी आलमी लिबरल सरमायादार, लिबरल कैपिटलिस्ट। दूसरी, दुनिया कम्युनिस्ट। और तीसरी, इख्तिलाफात। तरक्की याफ्ता रियासतों में जमहूरी हुकूमतें इस लिहाज से कसीरुल जहती होती है, वो इदारों और जदीद नुमाइंदों के सियासी अमल के जरिए काम करते हैं। जदीद नुमाइंदों यानी मॉडर्न जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनके सियासी अमल के जरिए काम करते हैं। जमहूरियत जो हुक्मरानों को अपने मफादात, ख्वाहिशात को मद्देनजर रखने पर मजबूर करती है और शहरियों के हुकूक, एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका की तरक्की पजीर रियासतों में जमहूरी नस्ली तनाव की वजह से हुकूमतें काफी रुकावटों का शिकार रही है। कुछ तरक्की पजीर रियासतों की सियासी हुकूमतों का इनफरादियत फराहम की। आमराना हुकूमतें इस लिहाज से जमहूरियत मुखालिफ होती है, बुनियादी तौर पर दोनों में से किसी एक के साथ कायम किए गए। शुक्रिया, नमस्ते।